हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो रहेगा मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। तो बिल्कुल जितने भी देखिए आपके अगस्त मंथ के आपकी जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं और जो भी नेशनल न्यूज़ हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। किस फॉर्म में? क्विज फॉर्म में। तो बिल्कुल यहाँ पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और आपका पूरे मंथ का अगर आपने फॉलो नहीं भी किया हो या किसी वजह से रह गया हो तो वीडियो को स्किप ना करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ देखिए हमारे पास क्या है। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में गलती से मिल गया है? तो गलती से कहाँ पे मिला था ये? तो ये मिला था कहाँ पे? श्रीलंका में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। देखो ये स्पेसिफिकली खोजा नहीं गया था और जो वहाँ पे कुआं था ना, कोई वर्कमैन थे जो कुएं की खुदाई कर रहे थे, उन्हें खुदाई करते करते जो है वो ये बहुत बड़ा सा जो जेम रिच है जिसे हम कह सकते हैं लार्जेस्ट स्टार सफेयर क्लस्टर ये मिल गया था। और लगभग इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग बताई जा रही है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग $100 मिलियन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा इसका, आप लोगों से ऐसे डेफिनेटली आपको वैल्यू नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप लोगों से कंट्री पूछ लेंगे। तो श्रीलंका, और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, जो कि इसके एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। सेकंड इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटा, जो कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देखो अगला क्या है। कौन सा एडिशन हुआ है कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडिया और इंडोनेशिया? ये हुआ है इंडियन ओशियन में। वैसे मैंने आपको एक्सरसाइजेस पे वीडियो कराई है, आई होप सो आप लोगों ने देखी ज़रूर होगी। तो इंडियन ओशियन में जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपस में देखो कोई भी एक्सरसाइज होती है तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस शेयर होती है। जब हम एक दूसरे के साथ जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच वो भी अच्छे से बढ़ता है। तो ये तो सब कॉमन सी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ हुई, इंडियन ओशियन में हुई, कौन सा एडिशन हुआ। तो इसमें 36 एडिशन हुआ और इसमें भारत की तरफ से ना जो नेवल शिप गया था वो था सरयू, नाम याद रहेगा, सरयू नेवल शिप इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से मिस हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर ही मिल गया, कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मीनिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मीनिया भाई आप समझ ही गए हैं, निकोल पशिनियान जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी हाल ही में अर्मीनिया की। तो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन में तो ऐसा हो जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे। म्यांमार की आर्मी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों की? क्योंकि आपको पता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे लगी थी, यहाँ की जो लीडर हैं आप कह लीजिए आंग सान सू की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो इमरजेंसी लगी थी वो कितने सालों की बढ़ाई? 2 सालों के लिए। फरवरी में लगी थी, इसी साल के फरवरी में। और इसका जो अनाउंसमेंट किया है ये वहाँ के जो मिलिट्री रूलर हैं जिनका नाम आप कह सकते हैं मिंग आंग हियांग, इन्होंने इसके अनाउंसमेंट करी है। बहुत सारे लोगों ने देखिए प्रोटेस्ट भी किया था कि भाई हमारे लीडर्स को छोड़िए एंड ऑल ये सब, और उनको मारा भी गया था यहाँ पे। तो ये काफ़ी एक सीरियस मैटर है जो कि इस टाइम पे म्यांमार में चल रहा है। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जिसने कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन जिनका एज है 3 to 17 ईयर्स उनके लिए लॉन्च किया है? तो भाई यूएई ने लॉन्च किया है। ये जो डिसीजन लिया गया देखो एकदम से नहीं लिया गया, कोई भी चीज़ अगर शुरू कर रहे हैं तो उस पर काफ़ी ट्रायल्स किए जाएंगे, काफ़ी उसका देखो एक तरीके से जांच करी जाएगी, उसके बाद जाके ये जो वैक्सीन है वो 3 to 17 ईयर के बच्चों के लिए यहाँ पर लॉन्च करी गई है। तो आंसर हो गया यहाँ पे यूएई। इसके बाद है द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली सेटअप अ हॉटलाइन इन द नॉर्थ सिक्किम सेक्टर? देखो हॉटलाइन का मतलब क्या हो गया कि भाई उस एरिया में ना कोई आपस में क्लैश नहीं होगा, है ना, हम लड़ेंगे नहीं, शांति से रहेंगे, वो तरीके के हॉटलाइन जो है बना दिए जाते हैं। तो इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी के बीच ये हॉटलाइन क्रिएट हुआ है, बनाया गया है। ये हॉटलाइन कहाँ पे बना है? तो देखिए नॉर्थ सिक्किम में पास है कोंगराला, तो कोंगराला के पास ही यहाँ पर ये हॉटलाइन को क्रिएट किया गया है। तो हॉटलाइन होगा तो भाई दोनों देशों में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रहेगा कि हम उस पर हमला नहीं करेंगे, तुम हम पे हमला नहीं करोगे, ठीक है। तो ये होता है हॉटलाइन। इसके बाद है तो यूएस हैज़ रिसेंटली, भाई अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और वहाँ के 2 लीडर्स को
प्रतिबंधित कर दिया, उनको उन पर बैन लगाया है। तो ये 2 लीडर्स और ये पुलिस बल कहाँ का है, ये है क्यूबा का। बैन क्यों लगाया है भाई, रीज़न होगा कोई ना कोई, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिस्ट थे ना वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे अगे, मतलब प्रोटेस्टर जो थे ना क्यूबा में अगेंस्ट द कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खलबली मच रही हुई थी। सो अमेरिका ने ये सैंक्शंस लगाए हुए हैं क्यूबन की जो पुलिस चीफ हैं, और इसके अलावा वहाँ के जो डिप्टी हो गए और वहाँ का जो पुलिस फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन पर बैन लगाया है किसने, अमेरिका ने। और किस पर लगाया है ये भी ध्यान रखो, तो आंसर है क्यूबा। दोनों तरह से आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन सी कंट्री बन गई है 5वीं कंट्री जिसने साइन किया है ISA फ्रेमवर्क। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, ये कौन सी कंट्री ने साइन किया जो 5वीं कंट्री बनी है, तो आंसर है यहाँ पे जर्मनी। तो ये अमेंडमेंट देखो आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं, मतलब जर्मनी के एम्बेसडर वॉल्टर जे लिंडर जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर लाइंस फ्रेमवर्क के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। अब देखो जर्मनी की बात आती है तो देख लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल देखो बर्लिन होती है। यहाँ पे आपकी करेंसी कौन सी है, यूरो। तो यूरो यहाँ पे जो है वो करेंसी चलती है। इसके बाद है इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी अभी आधिकारिक तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, तो ये अभी बने हैं देखिए ईरान के नए राष्ट्रपति। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसकी जगह पर ये आई हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो हसन रूहानी की जगह पर जो है वो ये अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है इनका, इब्राहिम राइसी। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों को एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, कि मतलब उनको एक मंच दिया गया है ताकि वो देखिए उनका जो उनके साथ बहुत पहले से होता चला आ रहा है, लाइक जैसे रेसिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उनसे वो उभर सके, अपनी बात कह सके, एक प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जा रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कौन से पीपल को दिया जा रहा है, अफ्रीकन डिसेंट है ना, जो अफ्रीका के हैं उनको यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव भी कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हो। और सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने अभी बैन किया है सनस्क्रीन, जिसमें क्या कंटेन है, कोरल डैमेजिंग केमिकल्स, मतलब जो कोरल्स हैं, जो मूंगे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाले उसमें केमिकल हैं से उन सनस्क्रीन को बैन किया है किसने, थाईलैंड ने। तो अगर कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो देखिए आपने देखा होगा बीचेस पे वो सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करते हैं, उसकी वजह से वहाँ के कोरल्स को बहुत हार्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे केमिकल, मतलब ऐसे सनस्क्रीन, हर सनस्क्रीन को बैन नहीं किया गया, ऐसे सनस्क्रीन जिनमें ऐसे केमिकल्स यूज़ हुए हैं जो कोरल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको यहाँ पर बैन किया जाएगा। तो आंसर है यहाँ पे थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और थाई बहत यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन नेवी कंडक्टेड द बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज जिसका नेम है जायद तलवार 2021। भाई बताना है कौन से देश के साथ इसका आयोजन किया, तो आंसर है UAE। तो UAE की नेवी के साथ इंडिया ने जायद तलवार 2021 नाम की एक्सरसाइज करी है। कहाँ पे करी है, अबू धाबी की कोस्ट पर करी है। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शिप गया था, INS कोची, जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप तीनों चीज़ें ध्यान रखें। इसके बाद एक कौन सी कंट्री बनी है, एक मेंबर यानी सदस्य देश बना है किसका, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य अभी कौन सा देश बना, बांग्लादेश। बांग्लादेश 25वां सदस्य बना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये जो CDRI है ना, इसको लॉन्च प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2019 में किया था। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, या फिर हमारा जो बुनियादी ढांचा है, उसमें हम और लचीलापन लेके आएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर फोकस करते हैं। इसके बाद है कौन सा एडिशन है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का, जो कहाँ पे है, रशिया में होंगे। तो ये रशिया में हुए हैं और ये इसका नाम है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। इसका एडिशन हुआ है 7वां, याद रखेंगे इसमें। और 11 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करे थे। वॉर ओलंपिक्स की तरह इसको बोला जाता है, वॉर ओलंपिक के नाम से भी पूछ लिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
और तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज भी नहीं कह सकते आप, एक गेम की तरह है। इंटरनेशनल आर्मी गेम एक तरीके की एक्सरसाइज ही है वैसे तो। और 7th एडिशन हुआ है कहाँ पे? रशिया में। इसके बाद है इंडिया, और कौन सी कंट्री है जिसने अभी भाई एक नेवल एक्सरसाइज करी। अब यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या दिया है? अल मोहेद अल हिंदी 2021। ठीक है, बताना है कि ये एक्सरसाइज किसके साथ करी है, तो ये सऊदी अरेबिया के साथ करी है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये पहला नौसैनिक अभ्यास है ना सऊदी अरेबिया के साथ, तो इम्पॉर्टेंट तो बनता ही है। अब इंडिया का कौन सा शिप इसमें गया? इंडिया का गया INS कोची गया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो टेंशन्स देखिए गल्फ रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रोन अटैक भी हो गया था, तो उस चीज़ को यहाँ पर कम करने के लिए, कि टेंशन कम हो पाए, इसके लिए एक्सरसाइज करी गई जिसका नेम है अल मोहिद अल हिंदी। नेक्स्ट है क्वाड कंट्रीज़। भाई क्वाड कंट्रीज़ के नाम क्या है? चलो फटाफट से बता दो भाई, कमेंट करके खट कमेंट कर दो कि क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो उन्होंने अभी मालाबार एक्सरसाइज करी। कौन से प्लेस पे एक्सरसाइज करी गई? तो कोस्ट ऑफ गुआम, जो कि आपको मिलेगा इंडो पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई गई है। और इसमें देखिए जो एक्सरसाइज थी ना, इसका 2 फेज़ हुआ था। मतलब इसका जो सी फेज़ भी हुआ था। वैसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितने फेज़ में एक्सरसाइज हुई है, आप लोगों से पूछेंगे, कंट्रीज़ का नाम पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्वाड ग्रुप से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, या ये कहाँ पे हुई है? कोस्ट ऑफ गुआम में एक्सरसाइज को कराया गया। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है? गजनवी न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नेम है गजनवी। तो इसका अभी देखिए सफल परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान ने। तो गजनवी मिसाइल की बात करते हैं। इसका जो टेस्ट किया गया है वो दिन और रात दोनों मोड में किया गया है, और इसको जो डिज़ाइन और डेवलप किया है ना, वो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने करा है। तो आंसर तो पाकिस्तान से बनेगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। और इसके बाद है भाई, कौन से वर्ष तक चाइना ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? भाई देखो, कार्बन न्यूट्रल बनने में बहुत समय लगता है। मीन्स इसका क्या है कि आप के एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, जो जा रही है, उसको आप बिल्कुल हटा दे रहे हो, उसको आप बिल्कुल क्या कर दे रहे हो? एलिमिनेट कर दे रहे हो। जब तक आप उसे एलिमिनेट नहीं करोगे ना, तब तक कार्बन न्यूट्रल का कोई मतलब ही नहीं होता। तो टाइम लगता है, इसलिए इसका समय रखा गया है 2060। तो 2060 यहाँ पर समय रखा गया है कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। किसने? चाइना ने। इसके बाद है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में पहली 2+2 यहाँ पर मिनिस्ट्रल मीटिंग होगी, जो कि सितंबर में होगी। तो ये होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 2+2 का मतलब होता है 2 मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो जब भाई इतनी सारे मिनिस्टर्स होते हैं तो बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब ये एक्सरसाइज का नाम आ रहा है, सॉरी, जब ये आपकी मीटिंग हो जाएगी, ये चीज़ तभी पता चलेगी क्या यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसके साथ एक्सरसाइज होगी? ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। क्लियर। इसके बाद है अगस्त में कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया टू क्रिएट अ डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट फॉर सिटीजन्स विशिंग टू ट्रेवल अब्रॉड। तो देखिए, डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट का मतलब सिंपली ये होगा कि आपको परमिशन देगा कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाके ट्रैवल कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये परमिशन, एक तरीके से परमिशन पासपोर्ट है, जो कि यहाँ पर कौन इसे बनाने का निर्णय ले रहा है? तो कनाडा हो जाएगा। ठीक है, तो कनाडा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है इंडिया की नेवी ने पार्टिसिपेट किया है, यूएस की नेवी ने जो लीड करी एक्सरसाइज, जिसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये इंडिया की नेवी, और बताना है कि कौन सी जो है वो इसको कहाँ पे कराया गया था, ये बताना है। तो ये हुई है सिंगापुर में। इसका कौन सा एडिशन हुआ? भाई ध्यान रखो, इसका हुआ 20th एडिशन, यानी 20वां एडिशन जो है वो इसका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन दी 2021 जनरल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द जाम्बिया कंट्री। तो सिंपली आप लोगों से पूछा है कि जाम्बिया देश के अभी राष्ट्रपति के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हकाइंदी हिशलिमा। हकाइंदी हिशलिमा ने एडगर लुंगो को रिप्लेस किया है। जाम्बिया की बात कर लेते तो जाम्बिया की जो कैपिटल है वो लुकासा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद है इंडिया की नेवी है और कौन से देश की नेवी, दूसरे देश की नेवी का नाम बताना है जिसने एक बाईलेटरल जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है और ये हुई है साउथ चाइना सी में। कौन सा है वो दूसरा देश जिसने ये एक्सरसाइज करी है इंडिया के साथ, तो उस देश का नाम क्या है, वियतनाम। तो वियतनाम यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। तो अब इंडिया का कौन सा शिप गया, बिल्कुल ध्यान रखो, इंडिया का एक तो गया रणविजय और एक गया INS कोरा। तो ये 2 शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई, तो आपका आंसर है साउथ चाइना सी में। इसके बाद एक अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ना। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर एक तरीके से क्या हो, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया और उसकी वजह से एक नया लैंडमास, नया एक भूभाग बन गया। बताना है कौन से देश में ऐसा हुआ है, तो भाई ये आपका कहाँ पे हुआ है, जापान में। तो ये जो नया लैंडमास बना है ना, इसका डायमीटर है लगभग 0.6 माइल्स का डायमीटर है और ये नया आइलैंड क्रिएट हुआ है 12,000 किलोमीटर दूर फ्रॉम दी टोक्यो। ठीक है, ध्यान रखना है कंट्री कौन सी है आपकी, जापान। इसके बाद है इस्माइल साबरी यकूब, अभी हाल ही में कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ये अभी हाल ही में बनी है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने 114 वोट हासिल करे हैं 222 में से और इन्होंने सक्सीड किया है मुखदियुद्दीन यसीन को, उनके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। तो अब ध्यान रखिएगा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस्माइल साबरी यकूब। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी द यूनाइटेड नेशंस जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा इंडिया। तो इंडिया ही सही आंसर होगा। ये देखिए होगी कब, 2022 में होगी और ये होगी कहाँ पे इंडिया में, ये होगी आपकी हैदराबाद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये UNWGIC है ना, ये 2018 से ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये हर 4 साल के बाद होता है। ठीक है, पहला वाला 2018 में हुआ था, मतलब इस बार जो ऑर्गेनाइज होगा ये दूसरा ये ऑर्गेनाइज होगा। तो ध्यान रखना आप इसके बारे में। इसके बाद देखो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, किसके अकॉर्डिंग, हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, आपकी एप्पल कंपनी। ठीक है, और एप्पल के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का नंबर है, फिर अमेज़ॉन का नंबर है। तो आप लोगों को टॉप 3 ध्यान रखनी है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन। और इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर हम उसकी पोजीशन बात करते हैं तो उसकी जो रैंकिंग है वो इसमें कितनी है, 57 नंबर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एप्पल यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है द रेटिफिकेशन ऑफ द किगाली एग्रीमेंट टू द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है उसके लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी किसने दी है, तो भाई ये मंजूरी इंडिया के द्वारा ही दी गई है। और क्लाइमेट के ऊपर देखो विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो इंडिया ने एक टारगेट भी रखा हुआ है कि हम 2047 तक 80% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूसेज है उसको कम करेंगे। इसी तरीके से चाइना ने 2045 का टारगेट रखा है और USA ने 2034 का। तो किगाली एग्रीमेंट से पहले देखो मॉनिट्रियल का नाम है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए किया गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ओजोन लेयर के संरक्षण से यानी प्रिजर्वेशन से। इसके बाद एक कौन सी कंट्री अभी की कंपनी है जो कि पहली बार वर्ल्ड का पहला स्टील विदाउट यूजिंग कोल, मतलब कोल का यूज़ नहीं किया गया, उससे स्टील यहाँ पर बनाया गया है। कौन सी कंपनी, कौन से देश की कंपनी ने ऐसा किया है, तो आंसर है स्वीडन। स्वीडन की अगर बात करते हैं तो कंपनी का स्वीडन ने यहाँ पे हाइब्रिड कंपनी यहाँ पे इसका यूज़ किया है और ये बनाया है कोल को बिना यूज़ करे। अब जब कोल यूज़ नहीं होगा तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट आपका जो ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसको नाम दिया गया है एन दुबई, ये आपका कौन सी कंट्री में ओपन किया गया है, तो ये आपका आंसर है UAE में ओपन किया गया है। तो जो लंदन आई है उससे भी ये 42.5 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिएगा ये अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसका नाम है एन दुबई, जो कि कहाँ पे है, UAE में है। इसके बाद एक कौन सी कंट्री है जिसने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सक्सेसफुली परीक्षण किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ही ये वेपन है जिसकी रेंज है 140 किलोमीटर और यहाँ पे हमारे को इसका नाम भी ध्यान रखना है, फतेह-1 रॉकेट सिस्टम।
ठीक है, और आंसर में क्या है, पाकिस्तान। इसके बाद एक कौन सी सिटी है जिसका जो नाम है वो वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी में आया है अमंग द 60 ग्लोबल सिटीज़ इन सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोपेनहेगन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो कोपेनहेगन जो है ना वो आपका सबसे आप कह लो सेफेस्ट सिटी है, जो कि डेनमार्क की कैपिटल सिटी है। इसी में ध्यान रखो ये यांगोन जो लिखा हुआ ये सबसे बॉटम पर है, मतलब सबसे लीस्ट सेफ सिटी आपकी कौन सी है, यांगोन। भारत में अगर पूछ लें तो ध्यान रखेंगे भारत में यहाँ पर न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली और जो मुंबई है उनकी पोजीशन ध्यान रखो। न्यू दिल्ली की 48 है और यहाँ पे मुंबई की आपकी कौन सी हो जाएगी, 50 प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच कंट्री लिंक्ड द प्रोजेक्ट। सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि ये मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ है। तो क्लियरली नाम से पता चल रहा है, देखो इसमें माले आ रहा है जो कि कैपिटल किसकी है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मालदीव की यहाँ पर एक कैपिटल, तो मालदीव ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें 3 आइलैंड है जिनको जोड़ा जा रहा है आपस में। जैसे आपका एक हो गया ये थिल्ला फुस्सी, इधर एक हो गया और इधर एक हो गया। इन 3 आइलैंड को जोड़ा जाएगा और इन पे जो भी यहाँ पे अमाउंट लगेगा वो फंडिंग कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंडिंग भी कहाँ से मिल रही, इंडिया के द्वारा से ही, ठीक है। इसके बाद है आर्मी चीफ ऑफ नेपाल। अभी नेपाल के सेना प्रमुख कौन बनी है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल के जो अभी हाल ही में सेना प्रमुख है उनका नेम है प्रभु राम शर्मा, ठीक है। तो प्रभु राम, देखो प्रभु और राम, मतलब राम जी हमारे प्रभु हैं, वो हर चीज़ नापते हैं हमारी, मतलब कितना हम कर्म कर रहे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ वो नापते हैं। तो नाप से नेपाल हो जाएगा और कौन नापते हैं, तो प्रभु राम जी नापते हैं। तो प्रभु राम से प्रभु राम शर्मा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएंगी सारी बातें। इसके बाद है इंडियन नेवी और जर्मन नेवी के बीच में भी हाल ही में एक्सरसाइज हुई है, और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। क्वेश्चन में इस तरीके से ये पूछा हुआ है कि एक्सरसाइज हुई है तो कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है। इसमें भारत की तरफ से जो INS त्रिकंद है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान रखना है भारत की तरफ से कौन इसमें जा रहा है। तो ये थी हमारी सारी की सारी इंटरनेशनल न्यूज़। जल्दी से कवर कर लेते हैं फटाफट से आपके नेशनल न्यूज़, जितनी भी आपके अपने देश की खबरें हैं ना, राष्ट्रीय खबर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है नेशनल न्यूज़ में, कि केंद्र सरकार ने किस शिक्षा में OBC को 27% और EWS को 10% का आरक्षण दिया है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए अभी हाल ही में मेडिकल एजुकेशन में ना केंद्र सरकार ने OBC को तो 27% और EWS को 10% आरक्षण देने की बात कही। और इससे काफ़ी जो OBC स्टूडेंट्स हैं जो MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इससे मदद मिलेगी। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। देखिए क्या बोला है कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, या फिर हम इसे बोलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, ये 2 चीज़ हैं। ये किसने लॉन्च करी, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ देखिए स्टूडेंट जो है ना, अगर मान लीजिए कोई कोर्स है उसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उस कोर्स को वो कहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर से रिजॉइन करना चाहते हैं, तो वो इजीली यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 कल्चर्स मीटिंग, मतलब भाई भारत की तरफ से जो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें किसने भाग लिया है, तो मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी कौन है भाई, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ऑफ इंडिया हैं और इन्होंने भारत के बिहाफ में पार्टिसिपेट किया G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में। इसमें देखो मेनली कुछ चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, जैसे आपका कैसे हम कल्चर हेरिटेज को बचा सकते हैं, उसके अलावा किस तरीके से हम कल्चर में नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ग्रोथ कर सकें, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन लिया गया।
यहाँ पे आप देख सकते हो मेन टॉपिक्स इसके क्या क्या हैं। इसके बाद है कौन सा इनिशिएटिव, यानी भारत सरकार के द्वारा जो प्री स्कूल किड्स होते हैं, पूर्व स्कूली बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। उस पहल का नाम क्या है, विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश देखिए वन ऑफ द मतलब एक तरीके का कंपोनेंट है किसका, निपुण भारत का। और इसके तहत जो 3 महीने के बच्चे हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से ना स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, पहले से उनको तैयार किया जाएगा, उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी स्कूल जाने से पहले पहले, और इसी को ही बोला गया है विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश नाम से इनिशिएटिव शुरू किया गया। इसके बाद है देखो अगला क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिलीज़ किया है बायोटेक प्राइड, जिसे हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज गाइडलाइंस। ये जो गाइडलाइन है ना, ये कौन से मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिलीज़ करी है, तो आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए क्वेश्चन आपके लिए और आ गया कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। जो भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछ रही हूँ आप लोग मुझे कॉमेंट करके फटाफट से ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है देखिए अभी हाल ही में देखिए फॉर्चून नामक जो 500 ग्लोबल जो लिस्ट यहाँ पे जारी करी गई है, इसमें हमें बताना है कि इंडिया की कितनी यहाँ पर कंपनीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की 7 कंपनीज़ को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो इंडिया की कंपनी की लिस्ट आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 155 नंबर पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2005 नंबर पे है। इसी लिस्ट में अगर टॉप की कंट्री पूछ ली तो वो कौन सी है, वॉलमार्ट जो कि है यूएसए की। सेकेंड पे है आपका स्टेट ग्रिड जो कि चाइना की है। थर्ड पे है आपका अमेजन जो कि यूएसए का ही है। तो मैं आपको ये सजेशन करूँगी आप टॉप 3 ध्यान रखें और इंडिया की जो कुछ तो ध्यान रखें, लाइक जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है, स्टेट बैंक की पोजीशन क्या है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में देखो अनाउंसमेंट करी है। वो अनाउंसमेंट बहुत बड़ी है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो गया। वो नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आंसर इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अब इसका नया नाम हो गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब जो नाम पूछा जाएगा तो आप फुल नेम बताओगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद है इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर अपना परीक्षण के लिए रवाना हुआ है। इसका टेस्ट किया जाएगा, बताना है इसका नाम क्या है। इसका नेम है INS विक्रांत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो INS विक्रांत है ना, ये एक मतलब पहली बार ऐसा होगा कि 2 एंटिटीज़ के द्वारा यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया और इसको टेस्ट किया जाएगा। और इसको डिज़ाइन किया है इंडियन नेवी के डायरेक्टोरेट ने। ये भी आप ध्यान रखो, INS जो विक्रांत है ये 75% तो इंजीनियस है, इंडिजीनियस है, मतलब स्वदेशी है। और कुछ इसका जो पार्ट है वो कमीशनड है ईस्टर्न नेवल कमांड से। 2022 में इसको कमीशन कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, अब इसके ऊपर टेस्ट करे जाएंगे काफ़ी सारे, फाइनली इसको कमीशन कर दिया जाएगा। इसके बाद है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी। भाई ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की, हेल्थ क्वेस्ट स्टडी। देखो हेल्थ क्वेस्ट स्टडी मतलब ये आपको ना आपकी जो भी हेल्थ केयर सिस्टम्स है कैसे हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं उसमें आपको मदद करेंगे ताकि एरर्स ना हो पाए और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें और भी क्वालिटी बेस्ड सर्विस मिल सके। ये लॉन्च किया है भाई आपका इसरो ने। तो इसरो जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद है PM दक्ष। PM दक्ष जो एक पोर्टल है जिसे हम आप कह लो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको अनवील किसने किया है, इसका अनावरण किसने किया है। तो PM दक्ष ध्यान रखो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और नाम क्या है इसका, PM दक्ष पोर्टल। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो। और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय के अधीन जो डिफेंस आपका जो साइबर एजेंसी है उसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में होगा। अब भैया देखो डिफेंस की बात आ गई, डिफेंस साइबर एजेंसी की, तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री ही होगी। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद है आपको 2 वुमेन्स के नेम बताने हैं जो भी पोस्टेड हुई हैं एज अ कमांडर्स इन ITBP बटालियंस। उन 2 का नाम क्या है? एक का नाम है प्रकृति, दूसरी का नाम है दीक्षा जी, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ A and B। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इन दोनों का नाम ध्यान रखना है क्योंकि भाई ये गर्व की बात है इंडिया के लिए, प्रकृति एंड दीक्षा। इसके बाद है हु हैज़ वर्चुअली अटेंडेड, मतलब जो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अभी 8वीं बैठक हुई, इसके न्याय मंत्रियों की। न्याय मंत्री मतलब जो जस्टिस मिनिस्टर्स हैं। तो इसमें बताना है कि वर्चुअली तरीके से इसमें किसने भाग लिया। तो भाई भारत की तरफ से इसमें कौन गए? किरण रिजिजू गए जिनके पास लॉ मिनिस्ट्री है, और इसके अलावा जो स्टेट के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। और इस मीटिंग के दौरान देखो किरण रिजिजू ने थोड़े से अपने एक्सपीरियंस शेयर करे या फिर उन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया किस चीज़ को कि भारत के द्वारा किस तरीके से अफोर्डेबल और इजी, मतलब आसान तरीके से जो जस्टिस है वो पहुंचाया जाता है, दिया जाता है, इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया गया इस मीटिंग के तहत। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिलीज्ड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंस बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बताना है कि ये योजना कब शुरू हुई थी। अभी इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है इसकी अभी 9th इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज़ करी गई। ये शुरू किया गया था 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए कि 6,000 रुपये यहाँ पर किसानों को एक साल में दिए जाएंगे, जो कि हर 3 महीने में 2-2 हज़ार करके उनको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा ताकि उनकी मदद हो सके, है ना, वो इस चीज़ से अपना जो हेल्प है वो कर सकें। इसके बाद है यूनिसेफ इंडिया ने और कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने 1 साल का जॉइंट इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है ताकि हम बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको एंड कर सके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फेसबुक। ठीक है, इसके लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप हुई है और इसमें देखो क्या बोला गया है, बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, वो ऑनलाइन के बारे में जान सके, क्या फेक है, क्या चीज़ गलत है, क्या फ्रॉड है, इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए यहाँ पर इस जो है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया। इसके बाद है डिजिटल प्रयास। डिजिटल प्रयास जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उधार मंच है ना, जैसे आप किसी से उधार लेते हो तो एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को किसने यहाँ पे लॉन्च किया है या अनवील किया है? तो आंसर है सिडबी। अच्छा, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो आपका डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको फैसिलिटेट करेगा, मतलब इसमें आपको सुविधा मिलेगी कि आप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उनसे लोन ले सकते हो और किस तरीके से आप अपना जो बिज़नेस है वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आंसर ध्यान रखिएगा सिडबी, और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके बाद है इंडिया ने कौन से रैंक सिक्योर करी है न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो इंडिया ने 122वीं रैंक सिक्योर करी है। ये रिलीज़ कौन करता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इन लंदन, और इसी में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर रहा, उसके बाद स्लोवानिया, नॉर्वे, बट टॉप का ध्यान रखना है आपको सिंगापुर, और इंडिया की कौन सी पोजीशन है? 122वें नंबर की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर निर्भय मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया? तो भाई सिंपल सी बात है, जितनी भी मिसाइल की टेस्टिंग होती है DRDO ही करता है, तो आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा DRDO। अब क्वेश्चन ये तो देखो कॉमन सा था, क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ हुआ था, है ना। तो ये चांदीपुर जो रेंज है, टेस्ट रेंज, वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया था। और ये निर्भय जो है ना वो इंडिया की पहली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। इसके बाद है देखिए कि विच इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट, मतलब सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? 2021 की स्काई ट्रैक्स जो रैंकिंग यहाँ पर आई है उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? तो आंसर इज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको ओवरऑल 45 रैंकिंग मिली है। ठीक है, और इसी में देखो ध्यान रखो कि, और अगर हम टॉप पोजीशन की बात करेंगे तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दोहा कतर में है, ये रहा था सबसे अच्छा एयरपोर्ट। ये भी आप ध्यान रखो, इसमें ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, देखो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि इस बार भाई 15 अगस्त 2021 को भाई हमें सभी को पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन हमने इस बार कौन सा वाला मनाया? तो हमने 75th इंडिपेंडेंस डे बनाया, और इसको एक तरीके का बोला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओके, और इसी दिन में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने रेड फोर्ट पर यहाँ पर हमारे पूरे नेशन को एड्रेस किया, और ये उनका 8वां एड्रेस था। तो ये भी आप ध्यान रखो, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसके बाद देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया ने यहाँ पर अचीव किया है कितना इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को। तो इंडिया ने, अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है वो अक्षय ऊर्जा में कितना हासिल कर लिया है ना, कितना एक तरीके से कह लो कि गीगावाट या फिर जो भी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग भी देखो, आप लोग भी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं साथ ही साथ में आप लोग भी आंसर्स को करते रहें। तो 100 गीगावाट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है और टारगेट भी रखा गया है कि 2022 तक हम इसे कितना कर देंगे, 175 यानी 175 गीगावाट कर देंगे 2022 तक। ओके, इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक टारगेट रखा है टू बिकमिंग एन एनर्जी फ्री एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बाय विच ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो टारगेट रखा है कि किस तरीके से हम ऊर्जा स्वतंत्र देश बन सकते हैं, वो टारगेट रखा है 2047 का। 2047 को हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होगा वो होगा 100th, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसी ईयर को टारगेट रखा गया है। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टोटल रामसर साइट इस टाइम पे कितनी है भारत में, 46 हैं। अभी देखो नई साइट ऐड हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए नई साइट में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 2 तो आपकी गुजरात से हैं, एक कौन सी है, थोल, और दूसरी आपकी हो जाएगी बाधवाना। ठीक है, 2 आपकी हरियाणा से हैं, जो है एक सुल्तानपुर, दूसरा है भिंडावास। तो ये 4 आपकी अभी हाल ही में ऐड हुई हैं और इस टाइम कितनी हो गई, 46 हो जाएंगी। ठीक है, पहली रामसर साइट जो आइडेंटिफाई की गई थी वो है कूबर्ग पेनिनसुला, और यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। और इसी में वेटलैंड डे की बात करें तो 2 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है भारत की पहली जो केटल जियोनॉमिक चिप है इंडिगो, ये किसने जारी करी है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको जारी किया। इससे क्या होगा, देखो जो कैटल्स है ना, उनकी मान लीजिए कोई ब्रीड है, स्पीशीज़ है, जैसे लाइक गीर हो गया, कांकरेज हो गया, है ना, उनको यहाँ पर एक तरीके से संरक्षित करने में काफ़ी मदद मिलेगी इस चिप के माध्यम से, जिसको किसने यहाँ पर रिलीज़ किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो तपस ऑनलाइन पोर्टल है, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, तो भाई मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये मिनिस्ट्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास, जो कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पढ़ा था। तो उन्होंने यहाँ पर इसको जो है वो इसको लॉन्च किया। अब देखो यहाँ पे तपस की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से ही बन गया। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी आपका मटेरियल है ना, सोशल डिफेंस के फील्ड में उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करना, उसका पूरा कोर्स को फिल्म करना और प्रोवाइड करना, इसका मेन उद्देश्य रहेगा। इसके बाद है हु फ्लैग्ड ऑफ यानी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये अभी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम शुरू किया गया और इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, तो पहले मैं बता देती हूँ ऑपरेशन क्या है। देखो ऐसे लोग जो डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ पीपल्स को यहाँ पर एक तरीके से उनको एनकरेज करना सियाचिन ग्लेशियर तक, ताकि वो पहुँच सके और एक नया रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड में सेट कर सके। इसी के लिए ही ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया है, जिसको डॉक्टर वीरेंद्र सॉरी फॉर दैट, वीरेंद्र की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हॉस्पिटल है ना, इंडिया का कौन सा हॉस्पिटल है पहला हॉस्पिटल जिसने अपने परिसर में ही क्या बना दिया है, फायर स्टेशन। तो अगर हम बात करें फायर स्टेशन की, तो ये कौन सा हॉस्पिटल है, एम्स दिल्ली। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी में आग लग जाती है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल में ही पूरा सिस्टम रहेगा, तो आसानी रहेगी और टाइम भी नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में, और कंट्रोल किया जा सकेगा जो भी सिचुएशन उस टाइम पे होगी। तो एम्स दिल्ली पहला है हॉस्पिटल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडिया का कौन सा शिप पार्टिसिपेट करेगा आपका कॉन्कर 2021 में। तो कॉन्कर 2021 में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो इंडिया का इसमें से कौन सा शिप पार्टिसिपेट करेगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर INS तबर है, INS कोची है यहाँ पे आपके पास, तो INS तबर यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो एक्सरसाइज हुई है कोंकण, ये इंडिया की और ब्रिटेन के बीच में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद है मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, लेकिन बताना है कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो नाम है उसका प्रूफ। इसमें प्रूफ की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रूफ की फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। अच्छा, फुल फॉर्म से कुछ पता चला आपको? बिल्कुल, कि जो भी चीज़ होगी ना वो आपको फोटो दिखानी पड़ेगी भाई, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करा है, आप उसके लिए फंडिंग भी चाहते हो सरकार से, तो भाई आप अपना पहले फ़ोटो दिखाओ कैसा आप काम कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो आपका आगे जो भी चीज़ें होंगी उस चीज़ को फुलफ़िल करेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो 5th नंबर की ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इसमें ये अध्यक्षता किसने करी है? तो भाई इस टाइम पे हमारे पास कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। तो उन्होंने ही इसमें इसकी अध्यक्षता करी है। इस साल जो इसमें थीम चूज़ करी गई है वो देख लीजिए एक बार यहाँ पर, इंडिया ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ये यहाँ पर इस बार इसकी थीम रखी गई है, जिसमें अध्यक्षता करी है पीयूष गोयल जी ने। इसके बाद है कौन से मंत्रालय ने यहाँ पर जो वृक्षारोपण अभियान है, ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, इसको शुरू किया? तो ये कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने शुरू किया। ये प्रहलाद जोशी जी के पास है और इसके अंतर्गत देखो ट्री प्लांटेशन की बात कही गई है, वृक्षारोपण की बात कही गई है और इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और ये किसने इसको स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। इसके बाद है कौन से वर्ष तक, कौन से साल तक भारत में 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की गई? सो टारगेट जो रखा है वो 2024 का है। ऑलरेडी देखो गवर्नमेंट के द्वारा 2.8 लाख विलेजेस को फैसिलिटी दी जा चुकी है। जो विलेजेस बचे हुए हैं उनको भी यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए 2024 का टारगेट फिक्स यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से मिनिस्टर ने उभरते सितारे फंड इसको यहाँ पर शुरू किया है? तो बात करते हैं कि ये जो उभरते सितारे फंड है ये किसने शुरू किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये जो उन्होंने शुरू किया है ना, ये जॉइंट है। ये जॉइंट किससे रहेगा? एक्सिम बैंक से और सिडबी से। ठीक है, और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद है चेफ टेक्नोलॉजी। देखिए जो चेफ टेक्नोलॉजी है ये किसने विकसित करी है? तो चेफ टेक्नोलॉजी DRDO के द्वारा डेवलप करी गई है और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने जो भी नेवल शिप हो गए उनको बचा सकते हैं दुश्मनों से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलती है, क्योंकि ये भटका देता है जो भी मान लीजिए चीज़ अटैक करने के लिए आ रही है उसे। तो चेफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? DRDO। इसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट को यहाँ पे रखा है। तो बताना है कि उसका नाम क्या है? तो नाम यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा यहाँ पे नेम रहेगा और ये पहला चैटबॉट होगा जो कि ऑयल और गैस इंडस्ट्री में शुरू किया गया। लोगों की क्वेरीज यहाँ से ली जाएंगी और किस तरीके से लोगों की मगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर करे जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नेम क्या है? ऊर्जा। इसके बाद है कौन से सोशल मीडिया कंपनी है जिसने स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को इंडिया में शुरू किया? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है आपकी फेसबुक। देखो इसका उद्देश्य ही यही है कि जो स्मॉल बिजनेस है उनको लोन प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सकें और आगे बढ़ सकें, और उसी के लिए ही यहाँ पर फेसबुक ने जो है वो ये शुरू किया है स्मॉल बिजनेसेस लोन इनिशिएटिव इन इंडिया। क्लियर। इसके बाद है IIT मद्रास ने अभी एक व्हील चेयर को डेवलप किया है और ये काफ़ी एडवांस्ड व्हील चेयर रहेगी। तो ये बताना है हमें यहाँ पे कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है न्यू बोल्ट। ठीक है, और न्यू बोल्ट देखो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, तो ये रोड पे भी चल सकती है और जितनी भी अनइवन जगहें हैं वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जो कि IIT मद्रास ने इसको बनाया है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु होस्टेड द 11th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो अभी हाल ही में ना जो ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधि हैं उनके साथ यहाँ पर देखो आप देख सकते हो बैठक हुई है। वो बैठक कौन से नंबर की हुई है? 11वें नंबर की हुई है। अब यहाँ पे उसकी मेज़बानी किसने करी है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो मेज़बानी की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर इसकी जो है वो मेजबानी करी है। नाम क्या है? ब्रिक्स की जो अभी 11th हाई रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई थी। इसके बाद है सुजलाम जो कि 100 दिन का कैंपेन था, ये कौन से मिनिस्ट्री ने शुरू किया? तो मिनिस्ट्री यहाँ पे आपका जो कि
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये जो 100 दिन का कैंपेन है सुजलाम नाम से, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है ये मिनिस्ट्री। ओके, इसके बाद है बी इंटरनेट ऑसम। बी इंटरनेट ऑसम ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे बात करते हैं किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। देखो उद्देश्य यही रहेगा कि इंटरनेट तो है तो देखिए बहुत अच्छा, बट किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्या उसका मतलब सेफली और सिक्योरली उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए ही यहाँ पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे, नेशनल फूड कैंपेन, नेशनल फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन यानी राष्ट्रीय खाद्य पोषण ये जो अभियान है ये किसने शुरू किया है, तो नेशनल ये जो शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको स्टार्ट किया। तो भाई ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमने इंटरनेशनल और नेशनल कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम बाकी सभी देखिए आपका स्टेट रह गए, अभी स्पोर्ट्स रह गए और जो मिसलेनियस है, तो उन सभी को भी हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।